आज के वीडियो में हम लोग एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए फंड बना हुआ है, किस टाइप के इन्वेस्टर को इस फंड से बचना चाहिए, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक जोड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न पर जो कि पूछा गया श्री विक्रम सर के द्वारा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है। इन्होंने एसबीआई इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड के रिव्यू के बारे में पूछा है, तो कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने जा रही है। इस म्यूचुअल फंड के बारे में जानने से पहले अगर हम लोग इसका कैटेगराइजेशन देखें, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड जो कि कैटेगराइज किया गया है हाइब्रिड कैटेगरी में। अब ये हाइब्रिड कैटेगरी क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो एसेट क्लास होते हैं। पहला प्योर इक्विटी, जहां पर आप कंपनी की डायरेक्टली हिस्सेदारी खरीदते हैं उस कंपनी के शेयर को खरीद करके। वहीं पर दूसरा तरीका होता है कि आप डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेट यानी कि कंपनीज के द्वारा कारपोरेट बॉन्ड्स इश्यूज किए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू कर सकती है, या फिर बैंक्स जो हैं वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि अचानक से उनको पैसे की जरूरत पड़ गई और उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए भी वो एक तरीके से बॉन्ड को इशू कर सकती है, जिसे हम लोग डेट के अंतर्गत रखते हैं। अब जो डेट होता है वो काफ़ी सेफ माना जाता है क्योंकि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 6 से 8% का। ठीक है। वहीं पर इक्विटी की बात करें तो ये रिस्की माना जाता है। डेट जो होता है वो इक्विटी के कंपेरिजन में कम रिस्की है, यानी ये ज़्यादा सेफ है इक्विटी की तुलना में। रिस्क तो यहाँ पर भी है लेकिन इक्विटी की तुलना में ये सेफ है। और इक्विटी जो है वो पूरा रिस्की होता है क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस पर आपका पैसा ग्रो करेगा या फिर डूबेगा वो डिपेंड करता है। इसके अलावा मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं इसकी वजह से भी आपका पैसा बहुत तेज़ी से वोलेटाइल नेचर एक तरीके से प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास दो एसेट क्लास हो गए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पहला इक्विटी और दूसरा डेट। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए इक्विटी और डेट, तो हमारे सामने तीसरी कैटेगरी निकल करके आती है हाइब्रिड कैटेगरी। यानी कि इसमें दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी, इक्विटी का वोलेटाइल नेचर भी रहेगा और डेट का जो सिक्योरिटी है वो भी हमारे पास रहेगा। इससे हमें क्या फायदा होगा, अगर हम प्योर 100% पैसा इक्विटी में डालते हैं तो मार्केट जब करेक्ट करेगी तो हमारा पैसा निगेटिव में जाने की संभावना रहेगी। वहीं पर अगर हम पूरा पैसा डेट में डालें तो हमारा पैसा ग्रो तो करेगा लेकिन 6 से 8% ही हमें रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि हमें लगभग एफडी पर भी देखने को मिल जाता है। तो फिर अगर हम लोग हाइब्रिड कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें तो हमारा एक तो रिस्क कम हो जाएगा, ऊपर से जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और रिटर्न भी हम इससे बेहतर यानी एफडी से बेहतर कमा पाएंगे। कैसे, अगर मान लीजिए कि हाइब्रिड कैटेगरी में हमारा पैसा 50% इक्विटी में लगा हुआ है और 50% हमारा पैसा जो है वो डेट में लगा हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ये वाला जो 50% है इक्विटी वाला वो हमें ज़्यादा रिटर्न देगा और हमारे पैसे को तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा। वहीं पर ये तो हमें फिक्स 6 से 8% रिटर्न दे ही रहा है। अगर मार्केट करेक्ट कर रही है यानी मार्केट में करेक्शन पीरियड चल रहा है तो उस दौरान ये वाला जो इक्विटी वाला पोर्शन है वो नीचे गिरेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन अभी भी हमारा पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा होगा 6 से 8%। तो ओवरऑल जो हमारा पैसा है वो निगेटिव में जाने से बच जाता है। तो ये हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हाइब्रिड प्रोडक्ट। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इक्विटी का पोर्शन बढ़ा दें और डेट का पोर्शन घटा दें, या फिर इक्विटी का पोर्शन घटा दें और डेट का पोर्शन बढ़ा दें, इस आधार पर हाइब्रिड कैटेगरी जो होती है वो 3 तरीके के हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं। एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। क्या हो अगर मैं डेट का पोर्शन 50% से ऊपर रखूं और इक्विटी का पोर्शन 50% से नीचे रखूं। अब जब डेट का पोर्शन 50% से ऊपर है और इक्विटी का पोर्शन 50% से नीचे है, मतलब टोटल अगर मान लीजिए आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो 100 में से अगर 70 रुपया अगर आपका डेट में जा रहा है और 30 रुपया इक्विटी में जा रहा है तो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है, 50% से ऊपर डेट में और 50% से नीचे इक्विटी में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कम रिस्की होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा किस में लगा हुआ है, डेट में लगा हुआ है, जो कि फिक्स रिटर्न हमें दे रहा है। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर हम अपना पैसा डेट में 50% से नीचे कर दें और इक्विटी में 50% से ऊपर कर दें, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि हमने इक्विटी में ज़्यादा पैसा एक्सपोजर रखा हुआ है और डेट में कम रखा हुआ है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि डेट और इक्विटी दोनों में हम पहले से प्री डिफाइंड ना करें कि हम कितना एक्सपोजर रखेंगे, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हम
इसमें फंड को मूव करते रहेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में करेक्शन पीरियड चल रहा है, जैसे सितंबर 2024 से लेकर के अब तक का पीरियड, जैसे मार्केट में करेक्शन चल रहा है, तो उस दौरान फंड मैनेजर क्या करते हैं, इक्विटी का पोर्शन घटा करके और डेट में बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी तो निगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन डेट हमारा 6 से 8% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। लेकिन जब मार्केट में बुल रन आता है, मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, हम अपना डेट का एक्सपोजर घटा करके इक्विटी में बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि इक्विटी हमें ज्यादा रिटर्न बना करके दे रही है डेट से, और हमारा पैसा तेजी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर इक्विटी और डेट का कोई भी एक्सपोजर कि कौन कितना परसेंट रहेगा वो पहले से डिफाइन नहीं रहता है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये चीजें डिफाइन होती है। इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन। देखिए सब कुछ डायनेमिकली हो रहा है, कोई भी स्टेबल नहीं है। यहां से डेट से इक्विटी में और इक्विटी से डेट में ये एसेट क्लास का क्या हो रहा है, एलोकेशन बदल रहा है बार बार मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। अब तीनों कैटेगरी का अलग अलग नाम है। पहला जो है इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड। दूसरा है एग्रेसिव हाइब्रिड। नाम से ही आपको पूरा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, एग्रेसिव हाइब्रिड। और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। देखिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड पहला, ये चूंकि रिस्क इसमें कम है, इसलिए ये ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कम लेना चाहते हैं और ज्यादा स्टेबल फंड चाहते हैं, तो उनके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड होगा। दूसरा होता है एग्रेसिव हाइब्रिड, जो कि अपना पूरा इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा रिस्क ज्यादा लेकर के ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो वो एग्रेसिव हाइब्रिड की तरफ जा सकते हैं। और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि बैलेंस अप्रोच चाहते हैं, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से पैसा डेट और डेट से इक्विटी में मूव करना चाहते हैं, उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड हो सकता है, जो कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन पर काम करता है, जो कि पहले से प्री डिफाइंड नहीं रहता है इनका एलोकेशन। तो एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी का है, वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि इनमें अगर मैं अभी आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे ही, इनका डेट का एक्सपोजर जो है वो 50% से ज्यादा है और इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो 50% से कम है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड हाइब्रिड कैटेगरी का है, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे मॉडरेटली हाई रिस्क। अब अगर ये प्योर इक्विटी रहता तो यहां पर हाई रिस्क लिख करके आता, या फिर एग्रेसिव फंड होता हाइब्रिड कैटेगरी में ही, तो भी यहां पर हाई रिस्क लिख करके आता। लेकिन मॉडरेटली यानी कि रिस्क है लेकिन इसमें कम रिस्क है। कम रिस्क है, क्यों कम रिस्क है? क्योंकि डेट का पोर्शन इसमें ज़्यादा है। अगर मैं आपको इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, इसके फंड डिस्ट्रीब्यूशन में सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए इसका फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेट में इनका एक्सपोजर जो है वो लगभग 65% का है और इक्विटी में एक्सपोजर 34.5% का है, और उसमें भी ये सेफ खेलते हैं। लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है, स्मॉल कैप में उससे थोड़ा सा कम है, और मिड कैप में 10% के आसपास एक्सपोजर है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि 50% से कम एक्सपोजर इक्विटी में है और 50% से ज़्यादा एक्सपोजर डेट में है। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, और इस वजह से ये नो डाउट आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न जो है वो प्योर इक्विटी या फिर एग्रेसिव इक्विटी से जो एग्रेसिव हाइब्रिड होता है उसे थोड़ा सा कम देगा। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट कब से लॉन्च हुआ था, और थोड़ा सा कुछ और इनके टेक्निकल डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए ये प्रोडक्ट जो है वो 27 मई 2015 को लॉन्च हुआ था, यानी मोटा मोटी इस फंड को लगभग 10 साल होने को है। ठीक है, अगर मैं इनका एक्सपेंस रेशियो दिखाऊं तो 0.88% का है। एयूएम की बात करें तो लगभग 6000 करोड़ को ये टच करने वाला है। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 1000 से आप एसआईपी कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 1000 आप लमसम कर सकते हैं, और एसआईपी की बात करें तो 500 से आप यहां पर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.1% का है, और टर्न ओवर रेशियो की बात करें तो 86% का है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर इनके रिटर्न की हम लोग बात करें, ठीक है, इनके रिटर्न की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं और आपको कुछ टेक्निकल डेटा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ट्रेलिंग रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये इक्विटी सेविंग इंडेक्स का कैटेगरी एवरेज है, और ये एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड का परफॉर्मेंस है। एक मंथ में
ये 0.6% दिया है और ये 0.5% दिया हुआ है। 3 मंथ की बात करें तो ये निगेटिव में 0.0 था और ये पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा था। 6 मंथ की बात करें तो इस फंड ने 4% का रिटर्न दिया है और वहीं कैटेगरी एवरेज इससे कम है। 1 साल की बात करें तो भी इनका परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। 3 साल की बात करें तो भी परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा है और 5 साल की बात करें तो भी इनका परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन किस तरीके के रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है? तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनका कोई भी प्रेजेंट में अभी कोई भी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, चाहे वो या तो वो रिटायर हो चुके हों या तो बिजनेसेस से उनकी सारी इनकम बंद हो चुके हों और वो एकमुश्त पैसा लगा करके एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट करेक्शन में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिहेव करता है, क्योंकि डेट में इनका एक्सपोजर जो है वो 50% से ज़्यादा है। तो आपका पैसा निगेटिव में जाने से बचता है, निगेटिव में जाने से बचता है। और जब आप पैसा एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकाल रहे होते हैं मंथली बेसिस पर, तो उस दौरान आपको एक स्टेबल फंड की जरूरत पड़ती है और ये फंड काफ़ी स्टेबल है। इसके अलावा अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और रेगुलर इनकम भी है सैलरी से या फिर किसी चीज़ से, अगर आपका टाइम पीरियड, ध्यान से सुनिए, अगर आपका टाइम पीरियड 5 साल से कम का है, 5 साल से कम का है, जैसे 2 साल 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो। साथ ही साथ ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि अभी तक कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं या फिर उनको डर लगता है वोलेटिलिटी से और वो बहुत ही स्टेबल फंड चाहते हैं, तो उनके लिए ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि डायरेक्टली अगर वो इक्विटी में पैसा डालें, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर था सितंबर में और अचानक से मार्केट 10% नीचे गिर गया, यानी 1 लाख अगर वो पैसा इन्वेस्ट किए रहते सितंबर 2024 लास्ट में, आज की डेट में उनका पैसा लगभग 90,000 के आसपास बचा रहता है, तो उनके मन में निगेटिव इमोशंस आने लगते हैं कि इससे अच्छा तो मेरा पैसा एफडी में ही था। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, वो भी इस फंड से शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिनका टाइम होराइजन 2 साल 3 साल 4 साल का है, मतलब 5 साल से कम, और जिनको भी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना है, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ रिटायर्ड पर्सन जिनका सभी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका है और आप वो पैसे पर कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन इक्विटी का भी एक्सपोजर लेना चाहते हैं, उनके लिए भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आपके मन में सवाल आएगा कि जब मार्केट करेक्ट करती है तो ये प्रोडक्ट हमें कैसे सेव करता है। इसको मैं समझाने के लिए एक प्योर इक्विटी फंड का उदाहरण लेता हूँ। आज से मान लीजिए कि 1 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता प्योर इक्विटी में। ये प्योर इक्विटी है, यानी 100% जो एक्सपोजर है वो किस में होगा? इक्विटी में होगा। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, कितना? 1 लाख रुपया, ठीक है। और 1 साल में अगर ये प्रोडक्ट आपको निगेटिव रिटर्न दिया माइनस का 10%, तो आपका पूरा पैसा कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख से घट करके 90,000 हो जाएगा 1 साल के बाद। वहीं पर अगर आप हाइब्रिड प्रोडक्ट में जाते हैं और उसमें भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जाते हैं, तो इसमें आपका एक्सपोजर कैसे होगा? इक्विटी में आपका 50% से कम, जैसे इसी फंड को अगर हम लोग देखें तो 35% लगभग, मैं राउंड फिगर कर देता हूं, आपका इक्विटी में था और 65% हम लोग मान लेते हैं डेट में था, 65%। तो उस दौरान अब आपका 1 लाख का 35% यानी 35,000 आपका किस में चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा इक्विटी में, और 65,000 आपका किस में चला जाएगा? वो डेट में चला जाएगा। अब जो इक्विटी था, चूंकि वो माइनस का 10% रिटर्न दिया है, अगर मैं इसको माइनस 10% कर दूं तो कितना हो जाएगा? 3500 यहां से घट जाएगा। 35,000 में से 3500 घटाना है हमें। तो देखिए ये 0 0 10 में से 5 जाए 5, यहां बचा आपका 4 में से 3 जाए 1 और ये 3 लाख 31,500 रुपये बचेगा टोटल 35,000 का। और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको फिक्स रिटर्न देगा 6 से 8%। मैं एवरेज ले लेता हूँ 7%। तो 65,000 का 7% 1 साल में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 65,000 का हमें क्या करना है? 7% निकालना है। तो इसका 7 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 ये जीरो लग जाएगा, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 6 42 और 3 45, यानी कि हमारा रिटर्न कितना हो जाएगा? 4550। तो टोटल जो हमारा 65,000 था पहले, उसमें हमारा कितना जुड़ जाएगा? 4550 रुपये हमारा जुड़ जाएगा। तो 0 5 5 4 5 9 और ये 6 69,500, और ये वाला जो हमारा इक्विटी से मिला इसको भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये कितना था? 31,500। तो यहाँ पर 0 5 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10, 11 का 1 हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10। देखिए अगर आप प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट किए रहते हो और मार्केट करेक्ट कर रही है तो आपका पैसा घट करके 90,000 हो गया। वहीं पर अगर आप हाइब्रिड में जाते हैं तो यहाँ पर क्या इंपैक्ट कर रहा है कि मार्केट करेक्ट होने के बावजूद भी आपका पैसा 1 लाख से बढ़ करके कितना हो गया? आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1 लाख से बढ़ करके 1
1050 रुपया हो गया, तो यहां पर पैसा आपका निगेटिव में नहीं गया बल्कि पॉजिटिव में ही रहा। तो ये इंपैक्ट होता है हाइब्रिड प्रोडक्ट और प्योर इक्विटी प्रोडक्ट में। तो जब मार्केट करेक्ट करती है, मार्केट में करेक्शन पीरियड रहता है, तो उस दौरान हाइब्रिड प्रोडक्ट आपके पैसे को निगेटिव में जाने से बचाता है। लेकिन नो डाउट जब ये पैसा बुल रन आएगा तो ये वाला आपको ज़्यादा रिटर्न देगा, प्योर इक्विटी वाला, और ये वाला आपको कम रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका मेजर जो पैसा है उस पर हमें 6 से 7%, 8% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, और जो कम वाला पैसा है उस पर हमारा ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो हमारा रिटर्न है वो एवरेज आउट हो जाता है, जबकि यहाँ पर 100% पैसा पर हमें ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो सारे कैटेगरी अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए बने हुए हैं, और आप अपना रिस्क एपेटाइट देख करके ही इन्वेस्ट करिएगा। केवल ये देख करके नहीं कि इस प्रोडक्ट ने इसने साल में इतना रिटर्न दिया तो हम उसमें ही चले जाएं। आप अपना रिस्क एपेटाइट देख लीजिए, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उसके बाद ही आप अपना डिसाइड करिएगा। तो एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड के बारे में अगर हम लोग फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट काफी अच्छा है, लेकिन ऐसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए जिनका जो काफी स्टेबल फंड चाहते हैं, अगर आपका 10 साल 15 साल 20 साल का टाइम होराइजन है और नए इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ही आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकती है। लेकिन अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है, या फिर सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका है, आप अपना पैसा यहाँ पर डालना चाहते हैं, या फिर पहले बार आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, या फिर 5 साल से कम का टाइम होराइजन है, तो उस कंडीशन में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। या फिर एचडब्ल्यूपी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।